आज ग्रेगरी स्टेंटन कह रहे हैं कि भारत में जीनोसाइड की स्केल अगर आप उसको माने 10 पे जीनोसाइड शुरू हो जाता है तो भारत 8वें पादान पे पहुंच चुका है। इंडिया इज ऑन द 8th स्टेज ऑफ जीनोसाइड एज इट इज स्प्रेडिंग इन इंडिया। जिस प्रकार से नफरत फैल रही है भारत में ये बहुत कुछ हो रहा है। मैं बात कर रहा था, फिर से आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 साल में बुलडोजर को किस प्रकार से स्वीकृति मिल गई है। आपको याद होगा कि यूपी में इसकी प्रक्रिया चालू हुई। शुरू में मीडिया ने आवाज उठाई कि कानून के रास्ते पे चलना चाहिए और ये जो बुलडोजर चल रहा है ये हमारे पूरे कानून के विरोध में है। फिर एमपी में उसी प्रकार की घटना हुई और छोटी सी बात पे अगर किसी मुसलमान, और ये बुलडोजर में घर जो टूटे हैं, मदरसे टूटे हैं, वो मुसलमानों के ही टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ और नए एस्पेक्ट से, नई गहराई से हम उन वाक़यात को समझ सकें जो आमतौर पर हमें अखबारों और टेलीविज़न वगैरह के ज़रिए वो गहराई नहीं मिलती। अभी जिस तरह से पिछले दिनों कई वाकयात हुए हैं, उसमें एक तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कुछ मुसलमानों की मुलाकात, और उसके बाद गुजरात में गरबा पर हमले के इल्जाम में 4 मुसलमान लड़कों की खंबे से बांध करके पुलिस के जरिए पिटाई, और उसके बाद अब एक दिल्ली से नया वाकया है, वो ये कि दिलशाद गार्डन एक जगह है ईस्ट दिल्ली में, वहां एक पब्लिक सभा होती है, जनसभा होती है, और उसमें बीजेपी के एमपी वेस्ट दिल्ली से परवेश वर्मा मुसलमानों के बाइकॉट की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जहां भी इन्हें देखो इनसे बाइकॉट करो, इनसे कोई चीज खरीदो नहीं, और इनको पूरी तरह से, इन्हें कोई मजदूरी मत दो। इस किस्म की बातें वो करते हैं। इसके अलावा वहां गाजियाबाद से एक एमएलए भी थे जिनका नाम है नंद किशोर गुर्जर। उन्होंने भी काफी कुछ कहा है। ऐसा कहा है कि अब पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ परमिशन ना लेने का मुकदमा दायर किया है। ये कितनी दिलचस्प बात है कि पुलिस कार्रवाई भी करती है तो ऐसी कि बहुत आसानी से सीधे सीधे बेल मिल जाए और कुछ बाद में कार्रवाई हो ना हो। इन वाकयात पर मेरे साथ खास तौर पर बात करने के लिए खास मेहमान हैं जनाब राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, हिस्ट्री के जानकार कहते हैं, आमतौर पर उन्हें हिस्टोरियन भी कहते हैं लोग, और बहुत सी किताबें लिखी हैं आरएसएस के नजरिए पर, और जंग आज़ादी से मुताल्लिक, और कई बहुत ही अहम इश्यूज पर आपने दर्जनों किताबें लिखी हैं। राम पुनियानी जी एक रेफरेंस के तौर पर माने जाते हैं बहुत से वाकयात के लिए। आइए राम पुनियानी जी से बात करने से पहले हम सुन लेते हैं कि बीजेपी एमपी परवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो नफरत की सियासत है, जो हम हर दिन ऐसा लगता है जैसे एक स्टेज और आगे पहुंच गए हैं, जेनोसाइड के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड के फोरकास्ट हो चुके हैं, ऐसे वक्त में ये अब आपको कहां, क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है मुल्क? देखिए, पहले तो मैं, आपने जिस प्रकार की प्रस्तावना रखी
कि एक प्रकार से मोहन भागवत मदरसे गए, फिर उन्होंने एक मौलाना से मुलाकात की, 4-5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत की और कई लोगों को लगा कि ये भाई मुस्लिम कम्युनिटी को एक संदेश दे रहे हैं कि हम शांति से रहना चाहते हैं। और उसी के साथ-साथ उनके जो राजनीतिक विंग है बीजेपी, उसके लोग परवेश वर्मा ये इस प्रकार का बयान देते हैं इनको बायकॉट करने का। और तीसरा उसी के साथ-साथ जो गुजरात में गरबा के मौके पे 5 मुसलमान नौजवानों को खंभे से पीटकर बांधा गया। ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसका कमाल देखिए कि संगठन वही है। एक संगठन का मुखिया कहता है कि हम सब हिंदू हैं, बातचीत करते हैं और फिर वो विजयादशमी को वही सरस संघ चालक उसी बात को दोहराते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। जिस बात के लिए डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी उनको मिले और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो तीनों चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो एक नज़रिया ये बनता है कि एक तरफ से मुसलमानों को एक सतही संदेश देने की कोशिश करो कि हम आपके साथ हैं। उसी के साथ-साथ उनके खिलाफ नफ़रत फैलाने का पूरा काम करो। और तीसरा उनके ऊपर जो कानून के परे जाकर जैसे खंभे से बांधकर पीटना पुलिस के द्वारा, ये कोई कानून में नहीं आता। तो और तीसरी बात उसी के साथ-साथ आप देखेंगे जब पुलिस ये कर रही है, तो वहाँ के लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, पुलिस को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी समाज में नफ़रत कितनी फैल गई है, ये उसका एक पैमाना है। तो आपकी बात को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल ऊपरी जमा खर्च करने से समाज में शांति नहीं होती और समाज के अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी कुछ तत्व हैं जो जिनको ठीक किया जाना चाहिए, जो कानून के दायरे में लाना चाहिए। और मुख्य रूप से जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन जिस प्रकार से चालाकी से नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत का पैमाना अभी बहुत बढ़ गया है। नफरत का पैमाने बढ़ने का यही संकेत है कि आज बताइए एक लोकतांत्रिक समाज में कानून की रक्षा करने वाले कानून को अपने हाथ में लेके मुसलमानों को खंभे से बांध कर जब पीटते हैं तो लोग उनकी तारीफ करती है। ये नफरत का पैमाना है। किसी भी सभ्य समाज में पुलिस का काम है कि वो कानून के माध्यम से जो अपराधी हैं उनको सजा दे और जो बेगुनाह हैं उनकी इज्जत करे। इसी साथ साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कुछ सालों से बुलडोजर प्रकार का न्याय शुरू हो गया है। बुलडोजर जस्टिस। ये बुलडोजर जस्टिस क्या है? किसी मुसलमान के ऊपर आरोप है को आप तबाह कर दीजिए। और ये बुलडोजर जस्टिस को भी शुरू में मीडिया ने अपोज किया पर अब वो इसके बारे में चुप है। तो आज कौन आवाज उठा सकता है कि इस प्रकार की चीजों के खिलाफ जो नफरत को पैदा कर रही है? और मेरा विश्वास कीजिए कि अगर समाज में नफरत न हो तो दंगे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। समाज में अगर प्रेम मोहब्बत का संदेश हो तो लोग मिलकर रह के समाज की सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। पर ये जो संगठन है जिनके बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे धरातल पे काम करते हैं। कहाँ एक तरफ तो बातचीत का ढोंग करते हैं, बातचीत का बहाना बनाते हैं और दूसरी तरफ से उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए लोग इतनी खराब बातें बोलते हैं। तो मतलब हम एक भंवर जाल में फंस चुके हैं। और ये भंवर जाल में फंसने का उदाहरण एक तो अभी अहमदाबाद में दिखा। तो आज भारत में जिस प्रकार से नफरत फैल रही है उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस रैपोर्टियर ऑन माइनॉरिटी राइट्स इन्होंने कहा कि भारत में इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगाना चाहिए और माइनॉरिटीज को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय जांच होना चाहिए। काजी भाई आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय जांच म्यांमार में की गई थी, श्रीलंका में की गई थी, सोमालिया में की गई थी। यानी हमारा देश का लोकतंत्र की हालत इतनी खराब हो गई है कि हमारी तुलना अभी उस प्रकार के देशों से हो रही है जहां लोकतंत्र भी नहीं है तो टूटा फूटा है। और इसका मुख्य कारण है लगातार एक लेवल पे नफरत को फैलाते रहना। यहाँ मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा, अंतरराष्ट्रीय है वो भी,
ग्रेगरी स्टेंटन ये जिनोसाइड वॉच के अध्यक्ष हैं और इन्होंने रवांडा में रेडियो रवांडा पे इन्वेस्टिगेशन करके जब रेडियो रवांडा वहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगल रहा था तो ग्रेगरी स्टेंटन ने बयान दिया कि अगर ये इस प्रकार से चलता रहा तो यहाँ कत्लेआम हो सकता है और उनकी बात सच निकली। आज ग्रेगरी स्टेंटन कह रहे हैं कि भारत में जिनोसाइड की स्केल अगर आप उसको माने 10 पे जिनोसाइड शुरू हो जाता है तो भारत 8वें पादान पे पहुंच चुका है। इंडिया इज ऑन द 8th stage of genocide as hate is spreading in India। तो जिस प्रकार से नफरत फैल रही है भारत में ये बहुत कुछ हो रहा है। मैं बात कर रहा था, फिर से आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 साल में बुलडोजर को किस प्रकार से स्वीकृति मिल गई है। आपको याद होगा कि यूपी में इसकी प्रक्रिया चालू हुई। शुरू में मीडिया ने आवाज उठाई कि कानून के रास्ते पे चलना चाहिए और ये जो बुलडोजर चल रहा है ये हमारे पूरे कानून के विरोध में है। फिर एमपी में उसी प्रकार की घटना हुई और छोटी सी बात पे अगर किसी मुसलमान, और ये बुलडोजर में घर जो टूटे हैं, मदरसे टूटे हैं, वो मुसलमानों के ही टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें उन्होंने जो बात कही बुलडोजर के बारे में, कई लोग अभी उसके बारे में चुप रहते हैं, जिसकी इस प्रकार के न्याय की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ तो नफरत फैल रही है और ज्यादा चिंता इस बात की है कि हमारे जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की वैल्यूज हैं वो लोकतंत्र की वैल्यूज कमजोर हो रही है। काजी भाई आप ये देखिए कि जब जहां भी डेमोक्रेसी होती है वहां प्रोटेक्शन टू एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक की जान की सुरक्षा होना चाहिए। हमारा संविधान हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ, राइट टू जस्टिस, कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आप अपराध की सजा दीजिए। पर आज यहाँ जो हो रहा है कि ये इतनी बड़ी हुई नफरत का परिणाम है कि कोई लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और अगर अपराधी मुसलमान निकलता है तो उस पे गैर कानूनी तरीके से अत्याचार करना, इसकी लोग सराहना करने लग गए हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान से ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि मानवता को कितना नुकसान हो रहा है। और ये मानवता को जो नुकसान हो रहा है, हमारे भारत में जो मेल जोल की परंपरा रही है, भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा, गांधी, मौलाना आजाद, और खास तौर से मैं जब आजादी का आंदोलन देखता हूँ तो 3 लोग मेरे सामने ज्यादातर खड़े हो जाते हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और तीसरे सुभाष चंद्र बोस। ये आपको मैं बता दूं कि आजकल सुभाष बोस जी के बारे में बहुत कहा जाता है, और सुभाष बोस जी भी यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उतनी ही बात करते थे जितना गांधी करते थे या मौलाना आजाद करते थे। तो आज कितनी प्रक्रियाएं हो रही है ये देखिए। एक तरफ बात कहा जा रहा है कि अरे भाई हम सब एक साथ हैं, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है। एक तरफ ये कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाई हम लोग तो आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज भी एक ही है। पर दूसरे मुंह से कहा जाता है कि भाई ये मुसलमान राजाओं ने अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये दूसरे मुंह से कहा जा रहा है। तीसरे मुंह से जो कहा जा रहा है, जो अभी आप जिसका बयान का जिक्र कर रहे थे, इनको बायकॉट करो। और ये बायकॉट की बात आपको मैं बता दूं कि बायकॉट की बात मैं सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से देख रहा हूं, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, जब वो कोरोना जिहाद, उसके भी पहले भी हुई होगी तो पता नहीं, मैंने कोरोना जिहाद से नोट किया। कोरोना जिहाद के नाम पर जब तबलीगी जमात पे आरोप लगाया गया था तो उसके बाद से कहा गया था कि अपनी सोसाइटीज में मुस्लिम सब्जी बेचने वाले को मत आने दो, मुस्लिम ये लोगों को मत आने दो। तो वहां से बायकॉट की फिर सोशल मीडिया पे मैं देखते रहता हूँ, हमारे आसपास के जो सोशल मीडिया यही कहते हैं कि इन लोगों से खरीदो मत, बेचो मत। अब इसके मैं दूसरे पहलू पे आना चाहता हूँ कि प्रवेश वर्मा जी जो बात कही है, इसको अगर आप आगे ले जाएंगे तो कहां तक जाएगी, ये जरा सोचिए। अभी नुपुर शर्मा ने बयान दिया, 10 दिन तक खामोशी थी। गल्फ कंट्रीज ने एक नारा दिया कि ये जो हो रहा है, आप हमारे प्रॉफिट साहब की तौहीन कर रहे हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगी, हम भारत के सामान का बायकॉट करेंगे। उसके बाद तुरंत जागरूकता आ गई और उसको खत्म किया गया। कल्पना कीजिए आज गल्फ कंट्रीज में कितने लाखों भारतीय हैं
जो करोड़ों करोड़ रुपया भारत में भेजते हैं। अब किसी ने मजाक में कहा था कि कुछ लोग हैं व्यापारी जो यहाँ का पैसा लूट के ले जा रहे हैं, और कुछ लोग हमारे काम करने वाले आम लोग हैं, गल्फ कंट्रीज में है, पंजाब, कनाडा में है, अमेरिका में है, वहां से बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ भेजते हैं। तो दोनों प्रक्रियाएं चल रही है। तो अगर ये प्रवेश वर्मा की बात को आगे खींचा जाए और अगर मिडिल ईस्ट में इसकी प्रतिक्रिया हो, तो दो चीजें देखिएगा। वहां मिडिल ईस्ट में जो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट है उसका क्या होगा। नंबर दो, वहां इतने इंडियंस रहते हैं, जो इतने इंडियंस यहाँ पैसा भेजते हैं, उसका क्या होगा। तो खैर, बाहर की बात तो और है, मैं अंदर की बात पे आना चाहता हूँ। मैं इंसानियत की बात पे आना चाहता हूँ। इंसानियत की बात कि हमें केवल बाहर के देश वाले ये करेंगे उसके लिए आधार पे मैं इस बात को नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि मेरा देश कैसा है, मेरे देश में मेरा संबंध मेरे पड़ोसियों से कैसा है, दूसरे धर्म के मानने वालों से कैसा है। क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो संत कबीर ने दिखाया, जो निजामुद्दीन औलिया ने दिखाया, और जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने प्राणों का त्याग किया। मेरे लिए वो बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखिए कि येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। येल यूनिवर्सिटी तो खैर बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और उसमें भारत के कम्युनल वायलेंस पे रिसर्च होके एक बड़ी रिसर्च स्टडी आई थी, जो इकोनॉमिक टाइम्स में उसका पब्लिकेशन हुआ था, और मैंने अपने बहुत सारे लेखों में उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये बताया कि पहली बात तो नफरत फैलाई जाती है, नफरत के बाद दंगे होते हैं, और ये दंगे जो करवाए जाते हैं इसीलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफरत है। अगर मेरी और आपकी मोहब्बत हो तो मुझे और मेरे आपके बीच में झगड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। पर सवाल ये है, सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि जो प्रवेश वर्मा इस तरीके स्टेटमेंट है जिससे समाज में नफरत फैलती है, ये पूरी बीमारी की जड़ है। और इस प्रकार के काम समाज में बहुत लोग बेटॉक कर रहे हैं। ऊपर जो जैसे ऊपर जाते हैं पॉलिटिक्स में, तो फिर वो ठीक ठीक बात करते हैं, मुंह पे मुखौटा लगा लेते हैं, मुखौटा लगा के डीएनए की बातें करते हैं, फिर साथ में साथ दूसरी चीजें भी करते हैं। पर आपकी जो चिंता है, मेरी भी वही चिंता है कि जिस समाज में नफरत हो उसमें दंगे होना निश्चित है, दंगे करवाना निश्चित है, और उससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और आम जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, और इसमें चौथी बात देखिए, इस प्रकार की चीजों में जो मारा जाएगा वो नहीं है कि जो केवल मुसलमान है। मुसलमान के साथ साथ गरीब हिंदुओं का बड़ा तबका भी इसका एक शिकार होगा। इसको भी आप याद रखिए। तो जब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति इस प्रकार से कहते हैं या मुस्लिम विरोध की राजनीति कहते हैं, उसका सबसे बड़ा विक्टिम मुसलमानों के साथ साथ यहाँ का गरीब हिंदू होगा, ये मेरी समझ। ये बहुत ही अहम है। दो तीन चीजें आपने बताई बहुत ही अहम। एक तो ये कि जेनोसाइड का जो है वो लेवल 8 नंबर तक पहुंच गया, अगर 10 आखिरी समझा जाए। दूसरे ये भी बताया कि आपने नफरत की बुनियाद पर ही दंगे होते हैं, पहले नफरत फैलाई जाती है। बुलडोजर जस्टिस की भी आपने बात की। प्रवेश वर्मा ने मस्जिदों और मदरसों को भी मिसमार करने की बात कही, और इस तरह से बात कही, और बिल्कुल जैसे जैसे मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जब रैली में तकरीर करते हैं तो अपने साथ लोगों के से नारे लगवाते हैं। बिल्कुल वही तरीका अपनाते हुए ये कहा गया कि क्या आप मेरी बात से सहमत हो, आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यानी एक तरह से शपथ ली गई उन लोगों से कि आपको बायकॉट करना है। ऐसी हालत में जब इतना बड़ा शहर, अगर सिर्फ दिल्ली के बारे में भी सोचा जाए, हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में बात पहुंचती है, अगर इसका वाकई असर ले लो, अंधे हो जाएं, अपने फायदे नुकसान को भूल जाएं, अपने आप को पड़ोस में सेफ है नहीं सेफ है उसको भी भूल जाएं, अगर ये होने लगे तो वाकई मुल्क कहां किस तरफ जाएगा, कहां जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप इसमें आम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि इसमें
विक्टिम गरीब हिंदू भी होता है जब भी दंगे होते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो नफरत की राजनीति बढ़ गई है, उसका मुकाबला केवल चुनावी मैदान में नहीं हो सकता। चुनावी मैदान में तो होना ही चाहिए, पर चुनावी मैदान के साथ साथ समाज में जो चेतना पैदा की जाती है, जो जागरूकता पैदा की जाती है जमीनी तौर पे, कि जहां कम्युनिटी के बीच में ऐसे कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये इस प्रकार के कार्यक्रम हो जहां हम अच्छी बातों को, जो हमारी वास्तविक परंपरा रही है, और उसमें खास तौर से मैं एक बात कहता हूँ कि लोगों की चेतना जो पिछले 30-40 साल में खराब की गई है, उसकी दुरुस्ती करना बहुत जरूरी है। लोगों की सोच से ही तो नफरत पैदा होती है। तो लोगों की सोच को बदलने के लिए जमीनी धरातल पर कुछ कार्यक्रम करने की जरूरत है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक जैसे कल्चरल फेस्टिवल हम कहते हैं, कबीर फेस्टिवल हो, निजामुद्दीन औलिया फेस्टिवल हो, कहीं कव्वाली का कार्यक्रम हो, गीतों का कार्यक्रम हो, संगीत का कार्यक्रम हो, फिल्मों का कार्यक्रम हो। अब देखिए आप कि इतने निराशा के दौर में भी एक बात जो मुझे ठीक लगती है वो ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने फिल्मों पर और वीडियो पर बहुत अच्छा काम किया। वो हमारे महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म में निर्माता आनंद पटवर्धन हो, राकेश शर्मा हो, केपी शशि हो, ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज भी बनाए हैं। और एक नाम जो खास तौर से कहना चाहिए, अशोक कुमार पांडे, इनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं। और खैर, मैं धृष्टता करके खुद का भी नाम मैं बता दूंगा कि मैंने भी बहुत सारे इस पे वीडियोज बनाए हैं। तो ये वीडियोज, फिल्में, सांस्कृतिक कार्यक्रम बस्ती बस्ती में होना चाहिए। कोई भी मौका आता है, वो ईद का हो, दिवाली का हो, क्रिसमस का हो, जो दूसरे मौके पे लोग मिले, एक दूसरे के गले मिले और साथ में एक संदेश ले जाएं। संदेश केवल एक ही है, वो है मोहब्बत। और मैं तो ये कहता हूं कि मोहब्बत ये मजहब का दूसरा नाम है। आप मजहब को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के रूप में रहेंगे, मेरे लिए मजहब एक ही है, और वो है दुनिया से, लोगों से मोहब्बत करना। वही मैं एक मजहब मानता हूँ। तो इस मजहब के आधार पे लोगों के बीच में काम करना, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करना, और उनको रास्ता दिखाते दिखाते ये सिद्धांत बताना हमको आज़ादी कैसे मिली थी, और वो आज़ादी में कैसे हिंदू मुसलमान मिलके लड़े थे। कोई पार्टीशन केवल मुसलमानों के कारण ही नहीं हुआ, पार्टीशन तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति के कारण हुआ। जिन्ना के साथ भारत के सभी मुसलमान नहीं थे, ज्यादा मुसलमान तो जिन्ना के विरोध में अल्लाह बख्श और मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह के साथ थे। और ये मंदिर क्यों तोड़े गए? वो संपत्ति के लिए तोड़े गए, सत्ता के लिए तोड़े गए। धर्मांतरण इस्लाम में हुआ, जाति व्यवस्था के कारण हुआ। ये सब चीजों की सच्चाई एक असरदार तरीके से लोगों तक ले जाना जरूरी है। और चुनावों की तो बात खैर बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पता नहीं। पर चुनाव में भी ऐसी पार्टियां जो भारतीय संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, जो केवल संकीर्ण दृष्टिकोण से एक धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करती है, ऐसी पार्टियों की लोकतंत्र में जगह नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कौन हो सकता था? आप मुझे बताइए। महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई हो नहीं सकता। पर महात्मा गांधी ने खुद कहा, ये मैं हिंदू हूं, पर जिस देश के लिए मैं काम करूंगा वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अंबेडकर की बात सभी लोग करते हैं। अंबेडकर ने अपने रिवाइज्ड एडिशन ऑफ पाकिस्तान पे, पार्टीशन पे जो किताब लिखी है पाकिस्तान पे, उन्होंने इसमें कहा है कि मैं पार्टीशन की मांग का विरोध करता हूं, क्योंकि अगर पार्टीशन हुआ तो इससे हिंदू राज बनने की संभावना है, और हिंदू राज में, हिंदू राष्ट्र में सबसे खराब हालत होगी यहाँ के दलितों की। जिस बात को मैंने दोहराया वो अंबेडकर जी की बात है। इस प्रकार की चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब हिंदुओं का होगा। ये बात हमको ख्याल में रखना चाहिए, और इसके आधार पे ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जमीनी लेवल पे काम करना चाहिए। और मैं, काजिम भाई, एक बात को मुझे ये भी अच्छा लगता है, हमारे समाज में बहुत आंदोलन है, किसानों के आंदोलन है, मजदूरों के आंदोलन है, स्त्रियों के अधिकार के लिए आंदोलन है, बच्चों की सुरक्षा के लिए आंदोलन है। ये सब आंदोलनों को सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करना जरूरी है।
अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं किसानों के आंदोलन के लिए, उसके साथ सांप्रदायिक सद्भावना को जोड़ना जरूरी है। आप आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, उसके साथ ये बात को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार केवल हिंदू नहीं है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। और आज ये समस्याएं ज्यादा हो इसलिए रही हैं क्योंकि ज्यादा सरकार का फोकस है ये मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा ऊपर से नीचे तक, जिससे डायरेक्टली तो मुसलमान को नुकसान होता है और इनडायरेक्टली गरीब हिंदू को भी नुकसान होता है। ये चीजों को जमीनी स्तर पे ले जाना हमारे सभी आंदोलनों के लिए, सोशल मूवमेंट्स के लिए, और जो भी लोग अपने आप को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, समाजवाद, इन मुद्दों पे समर्पित पाते हैं, उनको इस चीज पर गौर देना बहुत जरूरी है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं बची, एक धर्म के नाम का राष्ट्र आ गया, तो उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो गरीब हिंदुओं का होगा। ये बात हमको समाज में दूर दूर तक ले जाना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात बताई, क्योंकि आमतौर पर जब हिंदू राष्ट्र कहा जाता है तो एक परसेप्शन ये बनता है कि सारे हिंदुओं का भला हो जाएगा। लेकिन जो बात आपने कही कि गरीब हिंदू जो है इसमें विक्टिम बनेगा, और जाहिर है अक्सरियत तो गरीबों की है, अक्सरियत तो दलितों की और पिछड़े समाज की है। ये बिल्कुल जो एलीट क्लास, जिसे आमतौर पर कहा जाता है कि 10% है या 15% है जो मुल्क पर हावी हैं और हुकूमत कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ये एक तरह से हिंदू राष्ट्र एक बहाना है, क्योंकि गरीब कोई भी हो जो सड़क पे है वो बेचारा गरीब ही है, और आम तौर पर उनका नुकसान ज्यादा होगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और कोई खास बात अगर आप कहना चाहें तो आखिर में। एक बात और मैं कहना चाहता था, जनरली वो आपके ऑफिस सब टॉपिक्स तो कवर कर लिए। अगर आप याद करें 2020 के जब दिल्ली के दंगे हुए थे, 2020 के दंगे जब करवाए गए थे, तो उस प्रकार से भी नफरत की ऐसी बातों को किया गया था। उनमें एक मंत्री थे, उन्होंने गोली मारो वाला नारा लगवाया था। अनुराग ठाकुर थे, कपिल शर्मा जी थे, उन्होंने तो कहा हम डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे। उस समय भी प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि ये लोग हमारी स्त्रियों का बलात्कार करेंगे। ये प्रवेश वर्मा का रिकॉर्ड तो उसी टाइप पे है, फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात होना चाहिए सर। कि हमारे अब तो ऐसा लगता है फिर भी वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं कहना चाहिए, इसीलिए वो मेंबर पार्लियामेंट है, ये कहा जा सकता है। खैर एनीवे, पर हमारे नेता तो वो होना चाहिए जो नैतिकता में विश्वास रखे। नैतिकता और लीडरशिप को हमने अलग कर दिया है, और यहाँ इसीलिए बार बार गांधी के पास वापस आने की जरूरत है। उन्होंने केवल लक्ष्य जो है, गोल प्राप्त करना मेरा काम नहीं है, सही रास्ते पर चलना ये मेरा काम है। सही रास्ते पर चल करके मकसद हासिल करना, सही मकसद के लिए गलत रास्ता भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी हाल ही में जो तकरीर की थी मोहन भागवत जी ने नागपुर में, उसमें ये कहा था कि अपने मकसद पर नजर रखें, बीच में अगर पहाड़ हो तो जरा रास्ता बदल के चले जाएं, लेकिन अपने मकसद पे जरूर पहुंचे। तो ये फर्क है बुनियादी नजरिए का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया, और हम अक्सर आपको जहमत देते हैं, आपसे हम बात करना चाहते हैं इसीलिए कि आपकी बातें लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अच्छी बात, अच्छी नसीहत मैं समझता हूं सभी को जरूरत है ऐसे हालात में, जबकि मुल्क में नफरत बढ़ाने का काम बहुत मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।